हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू, इसके अंदर हम हर रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और साथ साथ में एमसीक्यू करते हैं। अब दो टाइप के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि कई कहते हैं कि हमने पढ़ लिया है, न्यूज़पेपर को पढ़ा है, हमें पहले क्वेश्चन चाहिए, हमने अटैम्प्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, उसके बाद मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और जो दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट है जो कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ा टॉपिक को, हमने पहले टॉपिक पढ़ना है फिर उसके बाद अटैम्प्ट करना है, वो वहाँ पे उसके बाद फिर क्वेश्चन दिखेगा, आप वहाँ पे भी अटैम्प्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ के अंदर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप स्टॉप कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। जो बाकी चाहते हैं पहले टॉपिक डिस्कस करूँ तो यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर से ट्रेडिशन ऑफ फ्लैग होस्टिंग बाय कैंडिडेट। इलेक्शन से पहले मणिपुर के अंदर एक अलग तरह का वहाँ पे माहौल क्रिएट किया जाता है, एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई कैंडिडेट है ना, वहाँ पे उसके घर के बाहर ही पूरा वो झंडे को अपनी पार्टी के लहराता है। उसके बाद वहाँ पे विशेष वगैरह जो कैंडिडेट के है ना वो दिए जाते हैं। जो प्रीस्ट है ना, वो प्रेयर वगैरह करता है कि भाई हाँ ये जीत के आए, जो भी वहाँ पे उनका रिवाज ये चलता है, और अपने से बुजुर्गों का वहाँ पे आशीर्वाद लिया जाता है। अब इसके अंदर ही अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो दिन है, कौन सा दिन होगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से होता है, 14 फेब माना जाता है। इसके अलावा मैथीज कम्युनिटी है जो यहाँ पे अपने अपने मतलब जो भी जिसको वो मानते हैं उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं, लेकिन उसके अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें टू दी पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे क्वेश्चन आता है। नो, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। एथनपॉट थिम्बा, ये मैथी कम्युनिटी जो इम्फाल वैली के अंदर डोमिनेटेड है वो इसको करती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वुमेन है ना, वो बहुत सारे अलग अलग फ्रूट वगैरह लेके आती हैं। वो जो फ्लैग पोल होता है झंडे का, वहाँ पे ये रखा जाता है। उसके बाद वहाँ पे प्रेयर वगैरह ये सारी सेम वैसा ही प्रोसीजर चलता है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कौन सी कम्युनिटी या ये वाला किससे रिलेटेड है ना। तो वैसा ही हम एक क्वेश्चन भी अभी आपको करवाऊंगा। और ये जो एथनपोर्ट है ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ एन इवेंट होता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे इसी से रिलेटेड है। लाई हरोबा से लेके बहुत से वहाँ पे ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। तो दिस क्वेश्चन इज एज पर यूपीएससी स्टैंडर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स और रिनम रिचुअल आदि ट्राइब, पैटर सिस्टम गैलोस ट्राइब, एथनपोर्ट थिम्बा मेथिस। 1 and 2, 2 and 3, 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। ओके, द आंसर इज 3 ओनली। आर्रेनम रिचुअल, यह है गैलोस ट्राइब का। अब क्या हमने वैसे ही उठा लिया? नहीं, जो रिसेंटली कोविड का टाइम था तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर गैलोस जो ट्राइब है उन्होंने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया था। बाय कंसेंसस लगता है ये, ठीक है जी, फॉर 48 आवर। जहाँ पे क्या होता है कि जब कोविड बढ़ा तो एपिडेमिक पेंडेमिक को रोकने के लिए ये काम किया जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोल सिस्टम है ये भी यहाँ पे क्या है कि जो लोगों को रोकना, विलेज के अंदर क्या करते हैं कि बैरिकेड वगैरह लगा देते हैं, लोगों को जाने नहीं देते। आदि ट्राइब ये करती है। इसके बाद जो अर्नो है, इसके बाद आता है अली तिरनम टू वार्ड ऑफ एपिडेमिक। ठीक है दोस्तों, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये एक और जो रिचुअल है वहाँ पे ये मशहूर है। तो आपको कम्युनिटी जो ट्राइब है कौन सा रिलेटेड किससे है, क्योंकि ये तीनों ही न्यूज़ के अंदर है। कुछ कोविड के टाइम पे न्यूज़ में थे रिसेंटली, और ये वाला अभी न्यूज़ में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरे यहाँ पे आए। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पेंडेमिक एंड एंडेमिक, इसके बारे में बात की गई है, थोड़ी सी अलग एंगल से बात की है। और हम क्वेश्चन भी जनरल क्वेश्चन नहीं बनाया, हमने थोड़ा सा एक अलग एंगल से क्वेश्चन बनाया है। सवाल ये है कि यूके ये कहता है कि अब जो आइसोलेट करना होता है, पहले कोई यूके के अंदर ट्रैवल करे, अब वो कंडीशन नहीं है। जो कैलिफोर्निया है वो इसको एज एंडेमिक अप्रोच ले रहा है। पेंडेमिक तो है लेकिन अब इसको एंडेमिक अप्रोच ले रहा है। अब इन स्टेजेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जब कोई डिजीज़ एक ही रीजन के अंदर होती है ना, उसको बोलते हैं एंडेमिक। जैसे अपना बहुत से फ्लूज हैं, उसके बाद आप देखोगे कि क्या होता है कि मानसून सीजन आ गया तो केसेस राइज हो गए, अपने आप ड्रॉप हो गए। एपिडेमिक है जब सडन उसका इंक्रीज हो जाए डिजीज़ का। पेंडेमिक है जब उसका ग्लोबल इंक्रीज हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा टेक्निकली जो WHO है वो पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन कोविड-19 के ऊपर इसने ये बोला कि भाई कोविड-19 इज पेंडेमिक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल कहने का मतलब है कुछ कंट्रीज अपने आप को एंडेमिक यहाँ पे अप्रोच के हिसाब से चलना चाहती हैं।
अब एंडेमिक का मतलब क्या है? जब पेंडेमिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा, एंडेमिक हम बोलते हैं एक रीजन के अंदर, वहाँ पे केसेस नॉर्मली स्टैटिक रहते हैं एक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्प्रेड हमें देखने को नहीं मिलता। वायरस कंटिन्यूसली वो सर्कुलेट करता रहता है ना। फ्लू है, विंटर के अंदर बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है, तो ऐसे केसेस हैं। ओके, इंडिया के, क्या हम इसको इंडिया के अंदर एंडेमिक मान सकते हैं? तो अभी देखो, एंडेमिक मानने के लिए क्या चाहिए हमें? एक तो जनता के अंदर इम्यूनिटी आ जाए, है ना, इम्यूनिटी आ जाए, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, अब इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे हमें इसका एविडेंस लेना पड़ेगा कितनी इम्यूनिटी आई, तो सीरो सर्वे चाहिए, जहाँ पे एंटीबॉडी देखी जाती है, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सैंपल लिया जाता है, उनके एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं कितने % लोगों के अंदर एंटीबॉडी आ चुकी है, बहुत से सीरो सर्वे हुए भी। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर जब मान लीजिए 90% पॉजिटिविटी आई उसमें सीरो सर्वे के अंदर, तो तब हम अज्यूम कर सकते हैं हाँ ठीक है, एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। बट क्या एंडेमिक का मतलब ये है कि अब दुनिया सेफ है? ऐसा भी नहीं, ठीक है। इट डज नॉट मीन इट इज हार्मलेस। मलेरिया है ना, कितने लोग मरते हैं इसके अंदर। इवन जो ये भी है न्यूज़ के अंदर के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डायबिटीज से लेके हार्ट रिस्क है ना, हार्ट अटैक वगैरह, ये भी अब धीरे धीरे एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये एक दूसरे से फैलता नहीं है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइट है, उसके हिसाब से इसको भी डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत से आर्टिकल हैं इसके ऊपर लिखे गए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंडेमिक मीन्स दैट वायरस विल कंटिन्यू सर्कुलेट इन पॉपुलेशन एंड देयर विल बी नो पीरियोडिक अप्स एंड डाउन। Second है when disease outbreaks spread worldwide or to a larger area, it referred to as pandemic. Third है the difference between epidemic and pandemic is based upon severity of disease. 1 and 2, 2 and 3 all of the above. So आंसर क्या है दोस्तों? 2 only. अब यहाँ पे इंडिया टुडे का भी एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये बोलता है WHO define pandemic, epidemic and endemic based upon the disease spread rate of spread. The difference between epidemic and pandemic is not severity of disease but the degree to which it spread. और जो क्लासिफिकेशन है एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक की, ये स्प्रेड के बेस के ऊपर ही क्लासीफाई किया गया, तो सेवेरिटी ऑफ डिजीज के बेस के ऊपर नहीं। कि कोई मान लीजिए डिग्री बहुत, डिजीज बहुत ज़्यादा सिवियर है, लेकिन वो एक ही रीजन के अंदर है, तो उसको उसके हिसाब फैलती नहीं है ना, तो उसके हिसाब से हम नहीं देख सकते तो कितनी तेजी से वो फैल रही है, उसके बेस के ऊपर इसको क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? देयर विल बी नो पीरियोडिक अप डाउन। नहीं, पीरियोडिक अप डाउन होती है। मैंने आपको बताया कि मलेरिया के केसेस हैं, जब अपना ये मानसून सीजन आया, जब ये मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, उस टाइम पे ये अप हो जाता है, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है, फिर अप हो जाता है, सीजन टू सीजन, फ्लू से भी लेके ये सारे केस ऐसे ही चलते हैं। सो देयर विल बी अप एंड डाउन, ठीक है, उसके अंदर आएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी थी, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए। ओके, इससे पहले दोस्तों एक और चीज़ है कि जो डिजीज़ का बोल रहे हैं कि हम एंडेमिक होगी, तो ये इसके केसेस क्या कहते हैं? पहले होती है पेंडेमिक, जो अभी कोविड चल रही है, उसके बाद आएगा डी एक्सेलरेशन, अब ये स्लो डाउन होगी, उसके बाद आ गया कंट्रोल, है ना, कि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया उसके ऊपर, इस टाइम पे ये बनती है एंडेमिक, जो अभी यूएस के अंदर बोला जा रहा है कि ठीक है एंडेमिक की स्टेज के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आता है, मैं बोल दूं, इलिमिनेशन, के कुछ रीजन के अंदर दुनिया के ये एलिमिनेट कर दी गई है, लेकिन ग्लोबली इसका प्रेजेंस है। उसके बाद आता है इरेडिकेशन, कि जब ग्लोबली ये एलिमिनेट हो जाए, ऐसा बोला जा रहा है कि इरेडिकेशन तो इसमें कोविड के अंदर आएगी नहीं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टॉप करके और यहाँ पे बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, निर्मला कॉल्स न्यूएस्ट डिबेट ऑन जीएसटी। बहुत सी इंडस्ट्रीज ये बोल रही है कि जीएसटी इन्वर्टर ड्यूटी उसके ऊपर जो लग रही है वो हमें परेशान कर रही है। अब यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट कर रही है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसको रिजॉल्व किया जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्वर्टर ड्यूटी क्या होती है कि जैसे रॉ मटेरियल है ना, उसके ऊपर जो इनपुट्स हैं, है ना, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो आउटपुट है उसके ऊपर टैक्स बहुत कम लग रहा है। मतलब ये कि अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ए, बी एंड सी पार्ट है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है 18% लग रहा है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जब ये हो गया रॉ मटेरियल, ABC से एक प्रोडक्ट बनता है ABC,
ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप सीधा प्रोडक्ट ABC इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर 10% लग रही है। सो रॉ मटेरियल महंगा है और आप जब वो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो वो सस्ता है, ठीक है जी। और इनपुट्स के ऊपर भी, और ऑल्दो यहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो लेकिन उसकी भी अलग अलग कंडीशंस है। तो ये इन्वर्टर ड्यूटी है जहाँ पे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो इंपोर्ट है जहाँ पे हम पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होगी। क्वेश्चन देखिए, द इशू ऑफ इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर अराइजेज बिकॉज import duty on finished product is lower than import duty on raw material. Second, import duty on finished product is lower than duty rates on domestic procurement of raw material. Third, free trade agreements and regional trade agreements with various countries. 1 only, 2 and 3, 1 and 3, all of you. So, काफ़ी हद तक ये सिंपल क्वेश्चन भी है लेकिन थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन भी इसके अंदर लगानी पड़ेगी जैसा कि इकोनॉमी के क्वेश्चन के अंदर होता है। पहले स्टेटमेंट तो ठीक है, import duty on finished product is lower. अगेन देन द ड्यूटी रेट्स ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है, एक आप इंटरनेशनल रिलेशन से हमने वो टर्म ले ली और एक हमने डोमेस्टिक की रख दी कि फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लोअर है, रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है जी। थर्ड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, मान लीजिए ए और बी कंट्री ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, ए बी को कहती है कि जो हम तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे, बी इसको कहती है जो हम फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर जो ड्यूटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि बात वही होगी कि रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लो, तो इसकी भी एप्लीकेशन वही है, सेम, ठीक है जी। सो द आंसर इज डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टॉप करके यहाँ पे आता है, कोविड पोल्यूशन कर्व्स स्लो डाउन यमुना एक्शन प्लान, दिल्ली जल बोर्ड ने ये बोला। यमुना को हम क्लीन करने की बात करते हैं, अगेन यमुना के अंदर क्या वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, इकोलॉजिकल फ्लो जो वाटर का है वो कम होगा तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, आपको BOD COD वगैरह के बारे में पता होना चाहिए जो अभी रिसेंटली फ्यू मिनट सीरीज के अंदर मैंने कवर किया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे डिले हुआ, उन्होंने बोला परमिशन फ्रॉम वेरियस एजेंसी लॉकडाउन हो गए है ना, उसकी वजह से जो एफर्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ एनवायरमेंट पोल्यूशन जो एक्ट अथॉरिटी है EPC है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसके दिल्ली के लिए स्पेशली NCR के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है इसको भी बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई थी पर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसके जगह पे अलग बॉडी बनाई, ठीक है। तो उसके बैन के चक्कर में जो बहुत से ऑर्डर हुई वो वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं यमुना एक्शन प्लान के बारे में। 1993 के अंदर ये प्रोजेक्ट सेटअप किया पे, जापान ने बोला कि हम इसके अंदर असिस्टेंस देंगे आपको, ठीक है जी। इसको नेशनल कंजर्वेशन रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उसके साथ रखा गया। इसके अलावा बहुत से और एजेंसीज जैसे दिल्ली जल बोर्ड है एक एजेंसी, उसके अलावा आप देखो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली है ना, ये काफ़ी उत्तर प्रदेश से, जल निगम, तो ये काफ़ी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम यमुना को क्लीन करेंगे। जापान ने बोला कि हम पैसा देंगे और वो उनका प्रॉमिस पूरा है। इसके बाद बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो फेज़ 1 है 1993 से लेकर 2003 तक हुआ, फेज़ 2 बाद में स्टार्ट हुआ 2003 के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी लेटर ऑन आप यूपी और हरियाणा दिल्ली के साथ वो सारा क्लब कर दिया गया ताकि इसका, क्योंकि फ्लो भी मेंटेन करना है जितना ज़रा, जैसे मान लीजिए एक रिवर है, यहाँ पे फ्लो कम हो रहा है ना, जितना ज़रा ऑर्गेनिक मैटर या डोमेस्टिक सीवेज वगैरह इसके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा उसका जो उसको क्लीन करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि BOD बहुत हाई हो जाएगी। BOD क्या है, अगेन मैं उस वीडियो के अंदर आप देख लेना। दूसरा यहाँ पे आपको जो वाटर का फ्लो है ना, इकोलॉजिकल फ्लो जिसको बोलते हैं, वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर नहीं मेंटेन रखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर और वाटर की जो परसेंटेज है वो ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे उसको क्लीन करने के लिए दिक्कत आएगी, उतनी ज़्यादा BOD की डिमांड होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर वही है, यमुना को क्लीन करना है, हमने पोल्यूशन कंट्रोल करना है, वेस्ट जो है उसको कम करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, वो सारी बातें वही है जो गंगा के अंदर बात हुई। फेज 3 को स्टार्ट किया गया दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट। यहाँ पे दिल्ली के कुछ एरिया के अंदर क्या क्या STP का टारगेट है वो हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी नमामि गंगे मिशन जो है उसको भी क्लीन करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन बात वही है, अभी तक कुछ क्लीन नहीं हुआ है ना। तो दिल्ली जल बोर्ड है एग्जीक्यूट कर रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू यमुना एक्शन प्लान। यही से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपने पढ़ा है that is more than sufficient. It is a bilateral project between Government of India and Japan. Delhi Jal Board is executing agency for the project under Yamuna Action Plan 3. One only, two only, both 1 and 2. The answer is C.
इस टॉपिक को आपको सिंपल रखना है। हाँ, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो वही है। आपको मान लीजिए बोल दिया गया कि जितना ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूटेड वाटर है उतना ज़्यादा जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखो हमने पढ़ा अभी बीओडी सीओडी के अंदर कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, जितना ऑर्गेनिक मैटर। तो जितनी ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी इट मीन्स के एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा। उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन कम मिल रही है, लेकिन एनारोबिक का नंबर है बढ़ जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चर ऑफ वन प्रोटीन। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बायोमार्कर। मान लीजिए यहाँ पे किसी को जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हुआ, ठीक है जी, हम ये डिटेक्ट करेंगे जैसे कोविड के अंदर हम क्या डिटेक्ट करते हैं, या तो एंटीजन टेस्ट जिसको बोलते हैं, या आप एंटीबॉडीज कि बॉडीज के अंदर आपकी एंटीबॉडीज कितनी बनी। एंटीजन हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं, पीसीआर टेस्ट वगैरह किए हमने, उससे डिटेक्शन होगी। एंटीजन टेस्ट भी आते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। दूसरा है हमारी बॉडी उस एंटीजन को कैसे रिस्पॉन्स करती है, वो होती है एंटीबॉडी। होता ये है कि मान लीजिए आपके पास एंटीबॉडी टेस्ट ही है, एंटीजन टेस्ट नहीं है ना, तो आपको क्या होगा कि मान लीजिए किसी को कोविड है, तो अब कुछ समय बाद अब उसी टाइम पे जैसे मान लीजिए अभी किसी को कोविड हुआ, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी इतनी जल्दी डेवलप नहीं हुई, तो हम एंटीबॉडी टेस्ट कब करते हैं, जब वहां पे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई। सपोज करो डे 1 है, तो उसके बाद 30 दिन बाद, लेट अस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 30 दिन बाद एंटीबॉडी बन रही है। इस बंदे को पर्टिकुलर डिजीज है, हमें कब पता चलेगा, जब एंटीबॉडी टेस्ट होगा 30 दिन बाद, मतलब 30 दिन बाद हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें स्टार्टिंग के अंदर अगर पता चल जाए तो हम उस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक नॉन स्ट्रक्चरल 1NS1 सेक्रेटरी प्रोटीन को ढूंढा है जो बायोमार्कर है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस के लिए। मतलब कि अगर हम जैसे किसी को जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हुआ, हम इसको डिटेक्ट कर लें स्टार्टिंग के अंदर ही, है ना, तो हमें स्टार्टिंग के अंदर ही पता चल जाएगा कि उसको ये डिजीज़ है, तो उसे हम इलाज भी उसका बेटर कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, एंटीबॉडी जो है वो तो आपको बहुत दिन बाद पता चलता था, इसीलिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंटीजन है बेसिकली, ये एक एंटीजन, ऐसा मान के चलो कि हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना है, तो पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस की बात करें, फ्लेवी वायरस से होता है, और इस वायरस की फैमिली के अंदर जो वायरस है, जैसे डेंगू भी हो जाता है, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस, है ना, ये अलग अलग मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे वायरस की फैमिली सेम है। ट्रांसमिशन क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो स्पीसीज है, ठीक है दोस्तों, ये उससे स्प्रेड होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ह्यूमन है, डेड एंड वायरस जो डेड एंड जो है वो ह्यूमन होता है इसके अंदर। कहने का मतलब कि जो उस बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमन यहाँ पे डेड एंड है, इसका मतलब कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर वायरस की कॉन्सेंट्रेशन जो नंबर है ना, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई नया मॉस्किटो आए उसको बाइट करे और वो मॉस्किटो किसी और को बाइट करे, उसको ये वाला जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा। वायरेमिया का मतलब होता है कि लो क्वांटिटी ऑफ वायरस। अगर मैं सिंपल भाषा में, ये तो चलो इस कंटेक्स्ट के अंदर थी, वायरेमिया का मतलब ये है कि अगर मेरी बॉडी के अंदर वायरस है, मैं किसी और इंसान को स्प्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर वो वायरस बहुत ही कम मात्रा में, लो वायरेमिया होता है दोस्तों, ठीक है। और इस होस्ट को जिसके अंदर हो, जैसे हॉर्स है उसके अंदर भी है, अगर बहुत ज़्यादा वायरस कम है, वो किसी और उससे किसी और को नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं डेड एंड होस्ट, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके अलावा साइन सिम्टम माइल्ड फीवर होता है, इसके बाद देन वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है, उसके बाद डेथ भी हो सकती है बहुत ज़्यादा अगर केसेस हो। खैर यहाँ पे साइन सिम्टम यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर डायग्नोसिस की बात करें, तो आप डायग्नोसिस जो एंटीबॉडी IgM यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया एंटीजन, और यहाँ पे पहले एंटीबॉडी डिटेक्ट करते थे। एलिजा टेस्ट वगैरह भी हैं, काफ़ी टेस्ट आते हैं, जैसे HIV के लिए भी है। ट्रीटमेंट यहाँ पे कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट यहाँ पे इसकी नहीं है, जो क्या बोलते हैं इसको, वैक्सीन वगैरह वहाँ पे दी जाती है, तो ये एक चीज़ है इसके अंदर, लेकिन कुछ एंटीवायरल यहाँ पे ट्रीटमेंट है नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज और आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ऑफ क्यूलेक्स स्पीसीज। क्यूलेक्स स्पीसीज से कौन कौन सी होती हैं? वेरी वी कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी इसको टैप कर सकती है, क्योंकि डिजीज तो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, हम ध्यान देते हैं कहाँ से ट्रांसमिशन हो रही है, क्या क्या है, लेकिन स्पीसीज कौन कौन सी किसको करती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। वेस्ट नाइल वायरस, येलो फीवर, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू। 1 only 1 and 3 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर इज 1 and 3, वेस्ट नाइल एंड जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लिख सकते हो, मैं लिख के भी
एडीज जो है वायरस है ना, और सॉरी जो मॉस्किटो है, इससे होता है जीका, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ क्यूलेक्स से भी लिख लो, क्यूलेक्स से वेस्ट नाइल वायरस, एन्फेलाइटिस, इसके अलावा ओके एनोफिलिस से लिख लो मलेरिया। तो ये आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपके मार्क्स मिलेंगे, चांसेस है कि बाकी स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, लेकिन क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और ये WHO की साइट के ऊपर लिखा है, क्यूलेक्स की वहाँ पे प्रॉपर एडीज़ और क्यूलेक्स की वहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लासीफाई किया है। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।